हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 टू 19 में जो आपके एलपीपी के क्वेश्चंस आए थे गेट में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे एलपीपी के, एंड 2018 में आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन 18 में कम ही आए, नहीं तो आपका 4:6 का रेशियो रहा है अब तक हमने जो किए हैं। एंड 17 में देखिए 4 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एलपीपी के। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं 17 टू 19। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि 23 तक हमने डिस्कस किए हैं। और अगर हम इससे अलग बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो ये भी हम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये भी देख लेना। यहाँ पे भी हमने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किए हैं गेट के अभी तक जितने भी हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रियल एनालिसिस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रियल एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी हमने एलपीपी स्टार्ट कर रखा है, एग्जाम आपका 4 फरवरी को है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ताकि आपके कंसेप्ट भी आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2019 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वह स्टेटमेंट आप देख लीजिए क्या है। कंसिडर द सिस्टम 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस x4 इज इक्वल टू a and x1 plus x2 plus x3 minus 2x4 is equal to 3, where x1 x2 x3 x4 is greater than equal to 0 if x1 is equal to 1। अब यहाँ पे देखिए जो x1 है उसकी वैल्यू हमें 1 दी हुई है। ओके, x2 आपके पास क्या है, x2 इज इक्वल टू b हमें नहीं पता कि b की वैल्यू क्या होगी। x3 इज 0 एंड x4 इज इक्वल टू c इज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑफ द अबव सिस्टम वेयर ए बी एंड सी आर रियल कांस्टेंट। ठीक है, जो ए बी सी है वो आपके पास रियल कांस्टेंट है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो उससे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी हम उनका सम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब आप इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स की, तो कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल से m इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन से n इज इक्वल टू 2। तो जो नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल कितने होंगे, m माइनस n। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है आपके पास, जो वेरिएबल है वो क्या क्या है, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, बेसिक वेरिएबल्स आपके पास हैं, बेसिक वेरिएबल्स आपके पास एक तो x1 है, x2 है, x3 है एंड x4। ठीक है, अब x1 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, x1 आपके पास 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो आपके पास नॉन जीरो है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होने वाले हैं। x2 की वैल्यू आपको b दी हुई है। अब b आपके पास रियल कांस्टेंट है बट वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x2 जीरो हो सकता है। ठीक है, x3 की वैल्यू आपको जीरो दी हुई है, एक वेरिएबल की वैल्यू इसने पहले ही जीरो दे दी, तो इसका मतलब है कि एक और वेरिएबल यहाँ पे जीरो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने आए हैं, नंबर ऑफ जीरो वेरिएबल 2 आई है, तो उसमें से जो x3 है वो इसने पहले ही जीरो दे दिया, तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल और जीरो बनेगा यहाँ पे। अब जो x4 है, x4 आपको क्या दिया हुआ है, c। ठीक है, तो जो एक वेरिएबल है वो या तो क्या होगा यहाँ पे, आइदर या तो x2 को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि दैट इज b इज इक्वल टू जीरो, या तो b को जीरो होना पड़ेगा, या फिर x4 आपका क्या होगा, जीरो, x4 जीरो, यानी कि c इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे b जीरो होगा या फिर c जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब देखो x1 की वैल्यू आपके पास है, x3 की वैल्यू आपके पास है। अगर आप यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, जो कंस्टेंट आपको दी हुई है, अगर आप वहाँ पे पुट करो ये वैल्यूज़, तो आपके पास क्या आएगा,
अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो आपके पास जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे लिख लीजिए, आपके पास कंस्टेंट क्या है, एक तो है 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस x4 इज इक्वल टू ए। एक तो आपके पास ये है। सेकंड आपके पास है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपके पास 3, दिस इज सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास 1 है एंड x3 आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट में पुट करने पर ये हो जाएगा 3 प्लस x2 आपके पास, ओके चलो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी करते हैं। देखिए अगर नाउ x1 और x3 की वैल्यू है, ओके, एंड इफ अगर x2 आपके पास 0 हुआ, क्योंकि ये हमें पता चल गया या तो x2 0 होगा या फिर x4 0 होगा। अगर x2 0 हुआ, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3, x2 को 0 रख दीजिए, प्लस x3 पहले से ही 0 है एंड माइनस x4 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो x4 आपका किसके इक्वल है, c के इक्वल है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस सी इज इक्वल टू ए, है ना, 3 माइनस सी इज इक्वल टू ए। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अगर आप सेकंड में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से x1 आपके पास कितना है 1 प्लस x2 0 है प्लस x3 0 है एंड माइनस 2x4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 2x4 आपके पास c है इज इक्वल टू 3, तो -2, एक मिनट अभी आप वैल्यू पुट मत करो, x4 ही रखो इसको, x4 इज इक्वल टू 3, तो -2x4 इज इक्वल टू 2, x4 यहाँ से क्या आ गया इज -1, यानी कि लेस देन 0 हो गया। बट आपके पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो तो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, है ना, तो लेस देन 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जो b आपके पास है वो कभी भी 0 नहीं होगा। b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि x2 आपके पास 0 वेरिएबल नहीं होगा। अब देखो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो x2 को 0 होना पड़ेगा या फिर x4 को 0 होना पड़ेगा। अब ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि जो x2 है वो तो आपके पास नॉन 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज एक ही पॉसिबिलिटी बची कि इसका मतलब है कि x4 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास वैल्यूज आ गई, x4 0 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट करें, अब फर्स्ट कंस्टेंट जो है, तो आपके पास क्या आएगा 3x1 3 प्लस x2 आपके पास क्या है, x2 तो नॉन 0 है तो यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 2x3 ये 0 हो जाएगा, माइनस x4 ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 3 प्लस बी इज इक्वल टू a। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। सेकंड जो कंस्टेंट है ये आपको क्या देगा, x1 1 है प्लस x2 इज b प्लस x3 0 माइनस 2x4 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो b की वैल्यू हो वो आपके पास 2 आ गई। अगर आप b की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a, है ना, तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो a यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे रख दीजिए a प्लस बी प्लस सी। a आपके पास 5 है प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये 2019 का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रीड कीजिए एक बार, क्या है, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इज 2x1। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो आपके पास होता है ये आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन
और यहाँ पे जो ये इक्वेशंस जो ये सब्जेक्ट टू ये जो दी हुई होती है इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, ठीक है। सॉरी। अब कंस्टेंट क्या है, -x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 3x1 + बीटा x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, ओके, एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीटा बिलोंग्स टू r, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपके पास क्या है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द LPP ऑलवेज हैज ए फाइनाइट ऑप्टिमल वैल्यू फॉर एनी बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसने क्या कहा कि अगर हम बीटा की वैल्यू कोई भी लें जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास जो प्राइमल प्रॉब्लम ये जो दी हुई है ये हमेशा फाइनाइट ऑप्टिमल वैल्यू देगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर बीटा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा उस केस में, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो आप एक काम करो, यहाँ पे न्यू पेज पे ही कर लीजिए। आपके पास क्या दी हुई है, जेड मैक्सिमाइज, जेड मैक्सिमाइज क्या है आपके पास, जेड मैक्सिमाइज इज 2x1 + 4x2, 2x1 + 4x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपके पास क्या है, इज -x1 + 2x4, -x1 + 2x4 is less than equal to 4, and second is 3x1 + बीटा x2 is less than equal to 6, 3x1 + बीटा x2 is less than equal to 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, दिस इज x1 एंड x2, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन हो गया। और हमें अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया गया है, ठीक है, बीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल आपकी क्या बनेगी, x1 x2, ओके। जब मैं x2 को 0 यहाँ पे कंसीडर करूँगी, ये आपके पास x2 है, जब x2 को 0 लेंगे तो आपके पास x1 क्या आएगा, -4, ओके। और जब x1 को 0 लेंगे तो x2 आपके पास 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए -4 एंड 0, तो -4 और 0 तो आपके पास ये होगा, -4 एंड 0, और एक पॉइंट है आपके पास इज 0 और 2, ठीक है। तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 4, तो आपकी ये ओरिजिन की तरफ आएगा, जो रीजन आएगा, ठीक है, रीजन आपका हो जाएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशन है अगर हम उसको नोट डाउन करें, यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन x1 x2, ठीक है। अब सेकंड में x2 को जब 0 रखोगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और जब x1 को 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6/बीटा, और जो बीटा है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऐसे तो 0 तो काम नहीं करेगा, है ना। अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपके पास जो x1 है वो लेस देन आ जाएगा, है ना। देखो, ओके, चलो हम ऐसे टेबल ना बना के हम इसको ऐसे करते हैं। देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, इज 3x1 + बीटा x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब अगर मैं यहाँ पे बीटा को 0 कंसीडर करूँ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 का केस भी आ सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x1 और यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि जो x1 है वो आपका क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 आपकी जो लाइन आएगी अगर ये 0 के इक्वल हुआ, ठीक है, तो उस केस में आपकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी 2 पॉइंट पर, ठीक है, 2 पॉइंट पर। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 0 के इक्वल ले लिया तो आपकी जो लाइन बनेगी ये आपका हो जाएगा 2 0, ठीक है। तो आपकी जो लाइन है
ये हो जाएगी, है ना। किस केस में? जब बीटा आपका 0 होगा उस केस में, और ये ओरिजिन की तरफ है तो ये रीजन आएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर बीटा 0 हुआ तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या आ गया? बाउंडेड रीजन आ गया, बाउंडेड रीजन आ गया इस केस में। अगर बाउंडेड रीजन है तो यहाँ पे हमें एक हमेशा एक फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। इट हैज़ ऑलवेज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दिस इम्प्लाइज ऑलवेज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अगर ये 0 के इक्वल है तो उस केस में तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो उस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमें एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपके पास ये है ओरिजिन x1 x2, आपके पास फर्स्ट के लिए आया हुआ था -4 0 एंड 0 2। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, अब सेकंड के लिए मैंने क्या कहा? इफ बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर बीटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस बीटा x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, बीटा आपका क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं, ये आपका हो गया x1 एंड x2। अगर मैं अगर मैं x2 को 0 कंसिडर करूं तो x1 आपका कितना आ गया? 2, है ना। अगर x1 को 0 ले तो वो आ गया आपके पास 6 बाई बीटा, और जो बीटा है वो ग्रेटर देन 0 है ना। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, क्या है आपके पास? 2 एंड 0, तो 2 0 आपका यहाँ पे होगा, ये आपका हो गया 2 0। ओके, 2 0 आपका यहाँ पे होगा, और जब x1 0 होगा तो x2 आपका क्या आएगा? 6 बाई बीटा। ठीक है, तो 6 बाई बीटा, अगर आपका बीटा 1 हुआ, ठीक है, अगर बीटा 1 हुआ तो पॉइंट आपके यहाँ पास आ जाएगा 0 6, तो ये आपका इस लाइन से अबो होगा। ठीक है, अगर बीटा आपका यहाँ पे 6 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 पॉइंट आएगा, वो आपका इस लाइन से नीचे आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट आपका कहीं पे भी हो, चाहे वो ऊपर हो इस लाइन से, चाहे वो नीचे हो, तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया। देखो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन हर केस में क्या आएगा? यहाँ पे आपको बाउंडेड रीजन मिलेगा। ठीक है, कॉमन रीजन आपका ये हो जाएगा। देखो अगर नीचे हुआ तो वो इस केस ऐसे चला जाएगा, तब भी आपके पास बाउंडेड रीजन ही आएगा। ठीक है, याद रखना, आपके पास बीटा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? बाउंडेड रीजन मिलेगा, और बाउंडेड रीजन मिलते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑलवेज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस केस में हमेशा आपको एक फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है तो वो तो आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड में क्या कहा? द ड्यूअल ऑफ द LPP मे बी इनफिजिबल फॉर सम बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसने बात कर दी ड्यूअल की। अब हमें दी हुई है प्राइमल प्रॉब्लम, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मिलेगा तो ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए भी उसी कंडीशन पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया था कि जब बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसके लिए एक फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके प्राइमल के कोरस्पॉन्डिंग जब हम ड्यूअल प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में भी हमें जब बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास एक फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसने कह दिया कि मे बी इनफिजिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी हो जाती है इनकरेक्ट, इसीलिए। ठीक है, अब थर्ड में क्या कहा? इफ फॉर सम बीटा द पॉइंट 1 2 इज फिजिबल to the dual of the LPP, then Z is less than equal to 16 for any feasible solution x1 x2 of the
LPP। एक बार दोबारा से देखिए इसने क्या कहा। यहाँ पे कहा इफ फॉर सम बीटा द पॉइंट 1 2, ठीक है, द पॉइंट 1 2 इज फिजिबल टू द ड्यूअल ऑफ द LPP। ये आपके पास क्या बोल दिया, फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द ड्यूअल ऑफ LPP, ड्यूअल के लिए कहा। देन Z जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 16 फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन x1 x2 ऑफ द LPP। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वीक ड्यूअलिटी थ्योरम। ठीक है, वीक ड्यूअलिटी थ्योरम आपको क्या बोलती है कि जो आपके पास यहाँ पे जो मैक्सिमाइज और जो मिनिमाइज आपके पास जो वैल्यू आती है, तो वहाँ पे जो वीक ड्यूअलिटी थ्योरम है वो आपको क्या बोलती है, वीक ड्यूअलिटी थ्योरम आपको क्या बोलती है, जेड मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड मैक्सिमम। यहाँ पे जो आपकी ऑप्टिमल वैल्यू जो आती है वो क्या होती है, ये आपके पास देखो मैक्सिमाइज दिया हुआ है, तो जब हम इसको ड्यूअल में चेंज करेंगे तो ये मिनिमाइज में आएगा, तो ये आपकी जो है ये आपकी ड्यूअल की है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये ड्यूअल के लिए होगा। और यहाँ पे ये आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा ये आपका प्राइमल का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है, और अगर मैं यहाँ पे x1 और x2 की जगह अगर 1 और 2 पुट करूँ तो z मैक्सिमाइज आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे इज 2x1 प्लस 4x2, और x1 की जगह अगर 1 पुट करूँ और x2 की जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हमें चेंज करना पड़ेगा ये, एक बार इसको ड्यूअल में चेंज कीजिए। जब आप ZD जब ड्यूअल में चेंज करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज 4y1 प्लस 6y2। अब पुट करिए यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, तो ये आ गया 6 प्लस 12 यानी कि 16। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ड्यूअल निकाल लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पुट करें इसमें वीक ड्यूअलिटी थ्योरम से आपके पास जो ZD है वो आपके पास कितना आया है, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ZP, तो ये आपके पास आ गया ZP इज लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, और इसने यही बोला है देन Z इज लेस देन इक्वल टू 16 फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कहा, if for some beta x1 and x2 are the basic variable in the optimal table of the LPP with x1 is equal to 1/2, x1 को 1/2 इसने बोला है। ठीक है, देन द ऑप्टिमल ऑफ द ड्यूअल ऑफ LPP इज 10, तो हमें यहाँ पे ड्यूअल प्रॉब्लम की ओके ड्यूअल जो प्रॉब्लम होगी उसकी ऑप्टिमल वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। इसने कहा कि उसकी ऑप्टिमल जो वैल्यू है वो 10 है, तो चलिए बताइए कैसे करोगे। देखो x1 हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास जो कंस्टेंट है अगर मैं वहाँ पे पुट करूँ x1 की जगह पे 1/2, तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या है -x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -1/2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 9/4। अब x1 आपके पास 1/2 है और x2 आपके पास 9/4 है। ठीक है, तो अब देखो ड्यूअल के लिए फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है जो प्राइमल की निकलेगी वही आपकी ड्यूअल की होने वाली है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल एंड बाउंडेड सॉल्यूशन मिलता है तो ड्यूअल प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल और बाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं प्राइमल का फाइंड आउट करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, जेड मैक्सिमाइज है, और किस पॉइंट पे हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, इज 2 इंटू x1 इज 1/2 प्लस क्या है आपके पास 4 इंटू x2 इज 9/4, तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 9 यानी कि 10। ठीक है, तो यही आपका किसका हो जाएगा, ड्यूअल का। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ असाइनिंग 4 जॉब
टू 4 पर्सनस। यहाँ पे क्या है कि 4 जॉब्स हमें गिवन है एंड 4 पर्सनस है, तो हमें ये बताना है कि किस पर्सन को कौन सी जॉब यहाँ पे असाइन होने वाली है। देन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट द जॉब J4 इज असाइन टू पर्सन P2। इसने कहा है कि जो J4 जॉब है ये इसने खुद ही असाइन कर दी किसको, P2 को, ठीक है। जो J4 जॉब है वो इसने असाइन कर दी P2 पर्सन को, ठीक है। अब देखिए J4 जॉब कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कि J4 जॉब आपकी ये है, ठीक है, एंड P2 पर्सन आपके पास ये है, यानी कि ये जो है ये इसने पहले से ही असाइन कर दी किसको, P2 को। अब ये P2 को असाइन करते ही यहाँ से जो आपका ये J4 वाला कॉलम है ये आपका कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से जो P2 वाली रो है ये भी आपकी कंप्लीटली यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि J4 वाली जॉब असाइन कर दी है P2 को, तो जो P2 की रो है वो आपकी कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगी, और जो J4 वाला कॉलम है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन वाला, है ना। पहले भी किया है हमने इस टाइप का क्वेश्चन। अब इस 4th रो एंड 2nd कॉलम को छोड़कर देखिए आपके पास क्या बचता है। यहाँ पे आपके पास रहेगा इज 5 8 6 एंड 6 7 6 6 9 8, ठीक है, ये रह गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, J1 जॉब, J2 और J3, ठीक है। यहाँ से ये है आपके पास P1 P3 एंड P4, ओके। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं बोलिए जल्दी से, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आप कर लोगे जल्दी। अब इसको रो रिडक्शन में हमने क्या किया था कि जो आपके पास रो है, मान लीजिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम फर्स्ट रो में है 5, ठीक है। सबसे मिनिमम आपकी फर्स्ट रो में क्या है, 5 है। तो इस 5 को आप यहाँ पे हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 - 5 0, 8 - 5 3 एंड 6 - 5 1, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रो में जो सबसे मिनिमम है वो आपके पास 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 0, 7 - 6 1 एंड 6 - 6 0। अब थर्ड में आपके पास मिनिमम है 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 एंड 9 - 6 3 हो जाएगा, 8 - 6 यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रो रिडक्शन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसी पर हमने जो रो रिडक्शन के बाद आपके पास जो ये मैट्रिक्स बनी इसी पे हमने कॉलम रिडक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ कॉलम रिडक्शन क्या होगा, कॉलम रिडक्शन जैसे हमने रो के लिए देखा है वैसे ही आपको अब कॉलम्स के लिए करना है, ठीक है, वही काम कॉलम्स के लिए। अब अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखोगे तो यहाँ पे तो 0 0 ही है, आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए 0 0 0। अब सेकंड कॉलम में मिनिमम आपके पास 1 है, तो 3 - 1 2, 1 - 1 0, 3 - 1 2। अब यहाँ पे देखिए थर्ड रो में मिनिमम आपके पास 0, कॉलम में 0 है, तो ये हो जाएगा 1 0 2, ये हो गया कॉलम रिडक्शन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 0 असाइनिंग करनी है ना, 0 को असाइन करना है। हर कॉलम में और हर रो में एक ही 0 असाइन होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। हर एक कॉलम में और हर एक रो में, अगर हम रो के अकॉर्डिंग देखें या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग देखें, देखिए अगर रो के अकॉर्डिंग देखें या कॉलम के अकॉर्डिंग देखें एक ही 0 असाइन होने चाहिए। अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो अगर फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में आपके पास एक ही 0 है और उसी को हमने असाइन कर लिया, ठीक है। तो अब अगर हम कॉलम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक 0 असाइन हो चुकी है, तो ये आपका यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, ये यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सेकंड रो में देखिए, सेकंड रो में अगर आप चेक करोगे तो सेकंड रो में 2 0 है आपके पास, है ना, तो हम अभी छोड़ देते हैं, इन दोनों में से किसी को भी अभी असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर थर्ड रो को चेक करें तो थर्ड रो में तो एक भी 0 नहीं बची, है ना। अब थर्ड रो में एक भी 0 नहीं है तो यहाँ पे अब प्रॉपर असाइनमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जब आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हर एक रो में या हर एक कॉलम में एक 0 असाइन ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि
एक कॉलम उठाएं और एक रो, ठीक है, ठीक है, और एक कॉलम और एक रो ऐसी उठाएं जिससे कि सारी जीरो अपनी वहाँ पे डकी जाए, ठीक है, सारी की सारी जीरो। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स बनी है, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिखूँ, क्या बनी थी, 0 2 1 0 0 0 0 2 2, है ना। तो यहाँ से देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को लूँ तो ये यहाँ से सारे की सारे जीरो यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं ऐसे, है ना, ढक सकते हैं। अगर सेकंड रो को उठा लूँ तो यहाँ से ये सारे जीरो भी चली गई। अब देखिए पूरी की पूरी मैट्रिक्स में एक भी जीरो नहीं बची, है ना, एक भी जीरो नहीं बची ना यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब जो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास ये है, ये आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है दोनों की, तो वहाँ पे हमें जीरो में 1 ऐड कर देना है, ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या करना है, अब जीरो में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, जब ये आप एज इट इज़ लिख लीजिए 0 2 1, तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, ठीक है। इधर आपके पास जीरो है, जीरो है, ये 0 2 2। अब देखिए आप जीरो असाइन करके, अगर मैं फर्स्ट रो को लूँ, अगर मैं फर्स्ट रो को लूँ तो मैंने इस जीरो को असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो गया ख़त्म, ठीक है ना, है ना, ओके। अब उसके बाद देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी हमने। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, अब इधर जो ये बनी है यहाँ पे सबसे मिनिमम आपके पास 1 है, ठीक है, सबसे मिनिमम आपके पास 1 है। तो हमें अब क्या करना है, जो भी आपके पास नॉन जीरो एंट्री है उनमें उनको 1 में से उनमें से 1 माइनस कर देना है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन जीरो है उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए आपके पास क्या बनेगी, इधर तो ये जीरो ही रहेगी, है ना, इधर तो यहाँ पे ये जीरो ही रहने वाली है। तो 2 - 1 इधर ये 1 हो जाएगा, इधर 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे देखें ये 1 हो जाएगा, इधर ये जीरो ही आएगा एज इट इज़, यहाँ पे भी जीरो होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एंड 2 - 1 1, 2 - 1 1, ये होगा आपके पास, है ना। ये आपके पास है J1 J2 J3 एंड P1 P2 P3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब दोबारा से अगर हम जीरो सिलेक्शन करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम फर्स्ट कॉलम को लें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट कॉलम को लें तो अगर हमने इस फर्स्ट जीरो को असाइन कर दिया, एक काम करते हैं, हम थर्ड वाले में असाइन कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। यहाँ पे जो थर्ड रो है इधर इस जीरो को असाइन कर दिया, इस जीरो को असाइन करते ही यहाँ से ये जीरो आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। अब देखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दोनों में एक जीरो असाइन हो गई। अब हम सेकंड रो को उठा लेते हैं, सेकंड रो में हमने इस जीरो को असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम एक ही जीरो असाइन है। अब उसके बाद फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो में मैंने इस जीरो को असाइन कर लिया, तो यहाँ से ये जीरो आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कॉमन जीरो एक ही होगी, है ना, दोनों में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, P1 जो पर्सन है उसको कौन सी जॉब असाइन हुई, P1 पर्सन को असाइन हो गई J2, सॉरी, P1 पर्सन को ये जो जीरो असाइन वैल्यू हुई है, P1 पर्सन को जॉब असाइन हो गई J3, P2 को असाइन हो गई J2 एंड P3 पर्सन को असाइन हो गई J1, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, यहाँ आपके पास P1 पर्सन को जॉब असाइन हुई है J3 एंड P2 पर्सन को जॉब असाइन हुई है J4, P3 पर्सन को जॉब असाइन हुई है J1 एंड P4 को पहले ही दी हुई थी कौन सी, J1, सॉरी, P4 को कौन सी दी हुई है, J2,
एक मिनट, P3% को कौन सी असाइन हुई है? P3% को तो J1 हुई है ना। J4, P2% को J4 दी हुई है, ठीक है। तो ये P4% को इधर मिस्टेक कर दी, ये है P3 और ये है P4। तो P3% को कौन सी है? P3% को है J2, ठीक है। एंड P4 को कौन सी है? J1। एंड P2% को है J4, ठीक है। ओके, अब ठीक है। तो कोस्ट यहाँ पे क्या होगी? कोस्ट क्या आएगी? P1 को J3 असाइन हुई है, तो J3 पे क्या है? देखिए P1 को J3 यहाँ पे कर लेते हैं हम। कोस्ट क्या आएगी? कोस्ट P1 को कौन सी हुई है? P1 को असाइन हुई है J3 यानी कि 6 प्लस, अब P2 को असाइन हुई है J4 तो प्लस 7, ओके। एंड P3 को असाइन हुई है J2 तो यहाँ पे प्लस 6 प्लस, अब P4 को J1 ओके। तो यहाँ से आपके पास जब ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27। एक बार आप भी करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है? बाय सिंप्लेक्स मेथड द ऑप्टिमल टेबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। ओके, यहाँ पे हमें टेबल भी दी हुई है। चलिए, बाय द सिंप्लेक्स मेथड द ऑप्टिमल टेबल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है अल्फा x1 + 3x2 एंड सब्जेक्ट टू बीटा x1 + x2 + x3 = 8, 2x1 + x2 + x4 = गामा x1 x2 x3 x4 क्या है आपके पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे है अल्फा बीटा गामा रियल कांस्टेंट इज, आपके पास ये टेबल दी हुई है। CJ आपके पास क्या है? अल्फा 3 0 0 एंड बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, x2 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है? ये आपके पास x2 है। x2 की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास? 6 है। यहाँ पे x1 की वैल्यू देखिए क्या है? x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 8, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास x2 क्या है? 6 एंड x1 आपके पास क्या है? 2, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पे देखो बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पे आपके पास x3 और x4 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो x3 और x4 है वो यहाँ पे क्या है? 0 वेरिएबल। तो आपके पास x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। अब जो x1 x2 x3 x4 आए हैं तो उनका कंस्ट्रेंट जो आपके पास है वहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे, देखिए आपके पास क्या है? x1 आपके पास कितना है? x1 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 6 है, x3 आपके पास 0 है एंड x4 आपके पास 0 है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो इस इक्वेशन में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे इज 2 बीटा एंड x2 आपके पास क्या है? 6 + 6 = 8। दिस इम्प्लाइज बीटा आपका क्या आ गया यहाँ से? 1। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 + 6 x4 0 है और ये दिस इज गामा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? गामा = 10, ठीक है। तो बीटा और गामा की वैल्यू तो आपके पास निकल गई। अब हमें निकालना है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा आप कहाँ से निकालोगे? देखिए अल्फा आपका यहाँ पे है, ये रहा अल्फा CJ, ठीक है। जो कोस्ट है वहाँ पे आपको ये दिया हुआ है अल्फा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हो। ZJ - CJ को फाइंड आउट करने के लिए हम कोस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखो Z आपके पास क्या दिया हुआ है? Z आपके पास है अल्फा x1 + 3x2, ये दिया हुआ है ना। तो x2 के लिए तो 3 है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और x1 के लिए आपके पास क्या है?
अल्फ़ा, यहाँ पे देखो, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3x2 और अल्फ़ा x1, यहाँ तक ठीक है। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्या है 3x1, सॉरी ये आपके पास क्या है 3x2, और इधर आपके पास क्या है 1, और इधर आपके पास क्या है 0, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज 3 × 1, ये 1 हो जाएगा। जेड जे की बात की है मैंने, तो जेड जे हो जाएगा 3, और ये इधर सेकंड ये यहाँ पे 0 है तो +0 एंड -CJ, तो यहाँ पे CJ ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा इज 3 माइनस अल्फ़ा, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे देखो इधर क्या है 3x2, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा x1, और यहाँ पे क्या है 1, तो अल्फ़ा इंटू 1, तो यहाँ पे तो अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा एंड -CJ, तो -CJ यहाँ पे ये क्या है 3 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा -3। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x3 कॉलम में यहाँ पे आपके पास कितना है 2, ठीक है, तो ये आपके पास 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 एंड यहाँ पे क्या है -1, 6 माइनस अल्फ़ा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस अल्फ़ा। CJ तो वैसे भी 0 है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इधर क्या है -1, तो 3 × -1 क्या होगा -3, एंड अल्फ़ा इंटू 1 तो अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा -3 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि 3 माइनस अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल है, 3 माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3 एंड 6 माइनस अल्फ़ा और -3 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, बोलिए जल्दी से। देखो ये आपके पास यहाँ पे क्या है 0 है, तो 3 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ये क्या है 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ZJ माइनस CJ क्या है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है ZJ माइनस CJ 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे -3 प्लस अल्फ़ा 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, इधर से भी अल्फ़ा की वैल्यू 3 आएगी, इधर से अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 4 आ जाएगी, और यहाँ से भी अल्फ़ा की वैल्यू 4 आएगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3 और 4 2 आ गई है ना। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया 3, और बीटा आपके पास क्या आया था, बीटा आपके पास क्या है, बीटा कितना आया हुआ है, कहाँ पे है, बीटा 1 है, गामा 10 है, ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 10 14, और जब आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 4 रखोगे तो उस केस में इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15, ये 14, ठीक है, तो 15 या 14 यहाँ पे दोनों सही होने वाली है। ओके, तो ये थे आपके 2019 के क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं 18 के। 18 में 2 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, कंसीडर the LPP maximize alpha x1 plus x2 subject to 2x1 plus x2 is less than equal to 6, minus x1 plus x2 is less than equal to 1, and x1 plus x2 is less than equal to 4. Okay, and x1 is greater than equal to 0, x2 is also greater than equal to 0, where alpha is a constant if 3 0 is the only optimal solution। यहाँ पे देखिए 3 और 0 जो है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, यानी कि ये आपके पास x1 हो गया और ये आपके पास हो गया x2। अगर ये x1 x2 है तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइज है z मैक्सिमाइज, ये आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 3 + 0, तो ये आपका हो जाएगा 3 अल्फ़ा। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा, ठीक है यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, देन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना।
तो कैसे फाइंड आउट करोगे अल्फ़ा की वैल्यू? बोलिए जल्दी से, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अगर मैं यहाँ पे स्लैकनेस थ्योरम अप्लाई करूँ तो स्लैकनेस थ्योरम के लिए हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद देखो वो हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x1 और x2 की, ठीक है, वैल्यू हमें पता चल जाएगी वहाँ से, बस इतना है ना। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से तो 3 अल्फ़ा आ गया, इससे तो कुछ नहीं हुआ, है ना। चलिए हम स्लैकनेस थ्योरम से एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस s1 क्या है, स्लैक वेरिएबल, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, -x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 1, और ये क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब देखिए x1 और x2 की वैल्यू आपके पास है। जब आप x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, s1 यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 0। जब आप यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करोगे तो s2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 4 आएगी। जब आप यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करोगे तो s3 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो मैंने वहाँ पे स्लैकनेस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखवाई है और उसको बताया भी है, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर आपके पास जो स्लैक वेरिएबल्स हैं अगर वो नॉन जीरो है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो ड्यूअल प्रॉब्लम बनने वाली है वहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल हो गए नॉन जीरो स्लैक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमें वहाँ पे एक उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो है तो यहाँ से जो y2 आपके पास बेसिक वेरिएबल होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो y3 इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास बेसिक वेरिएबल आएगा वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है ना। अब देखो y2 जीरो आ गया, y3 जीरो आ गया, ओके। तो y2 जीरो आ गया और y3 जीरो आ गया, है ना। अब अगर एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं इस प्राइमल को ड्यूअल में चेंज करूं तो क्या आएगी, प्राइमल को जब ड्यूअल में चेंज करोगे मैक्सिमाइज का मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगी ड्यूअल प्रॉब्लम, ड्यूअल प्रॉब्लम यहाँ से हो जाएगी मिनिमाइज z इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा 6y1 प्लस y2 प्लस 4y3, ओके। और सब्जेक्ट टू 2y1 माइनस y2 प्लस y3 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इज एल्फा, एंड यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर मैं y1 और y2 की वैल्यू को पुट करूँ, है ना, तो y2 आपके पास जीरो आया हुआ है, y3 आपके पास जीरो आया हुआ है, y1 की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप पुट करोगे y1 और y2 और y3 की तो क्या आएगा, 2y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और यहाँ से क्या आएगा इज y3 एक मिनट, यहाँ से क्या आएगा y3 इज इक्वल टू 1, है ना। y3 की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, यानी कि जो अल्फा है यहाँ से लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, है ना। तो ऑप्शंस में चेक कीजिए क्या है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2, अल्फा तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 2, है ना।
एक बार ऑप्शन देख लेना इसके यही है क्या, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा आपका क्या आया है, लेस देन इक्वल टू 2 आया है। ओके, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका 2018 का ही है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, A certain commodity is produced by the manufacturing plants P1 and P2 whose capacity are 6 and 5 unit respectively. The commodity is shipped to market M1, M2, M3 and M4 whose requirements are 1, 2, 3 and 5 unit respectively. The transportation cost per unit from plant P1 to market MJ PI होना चाहिए है ना, is as follows. Okay, ठीक है, PI टू मार्केट MJ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ये टेबल दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन दी ऑप्टिमल कॉस्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और जो मिनिमम कॉस्ट मेथड आपका होता है उसमें हम क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट मेथड में हम यहाँ पे इस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं कौन सी होगी, है ना। तो देखिए सबसे मिनिमम यहाँ पे कौन सी है, सबसे मिनिमम आपकी यहाँ पे है ये 1। ठीक है, तो अब देखिए 1, अब इस रो में आपके पास ये 6 है, यहाँ पे आपके पास क्या है 1, तो 6 और 1 में जो मिनिमम है वो आपके पास क्या है 1, 6 और 1 में मिनिमम आपके पास क्या है 1। तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट डिस्कार्ड होगा और यहाँ से 6 - 1 5 रहेगा। ठीक है, तो ये कॉलम आपका कंप्लीट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो बच गया उसमें मिनिमम क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग 5 और 2 में मिनिमम आपके पास क्या है 2 है, तो ये आपका ख़त्म हो गया। इधर 5 - 2 3 रह गया। ठीक है, तो जो सेकंड कॉलम है ये भी कंप्लीट डिस्कार्ड हो गया। अब उसके बाद मिनिमम आपके पास 5 है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये रो एंड ये कॉलम ये भी कंप्लीट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके पास ये 5 है, देखो मैंने क्या मिस्टेक कर रखी है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ से क्या बनती है आपके पास, देखिए कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी 1 × 1 + 2 × 3। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं इस टाइप के, आप एक बार देख लेना। यहाँ से क्या आएगा 3 × 5 एंड + 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जब आप देखोगे तो ये आपके पास आएगा 57। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा कि नहीं। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, जो अलॉटमेंट है m+n-1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो अलॉटमेंट होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए m+n-1 के इक्वल। अब अलॉटमेंट कितनी है यहाँ पे, एक ये है, एक आपके पास ये है 2 एंड 3 4, यहाँ पे तो 4 अलॉटमेंट है, तो किसके इक्वल होनी चाहिए m+n-1 के इक्वल, है ना। तो m आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी, तो नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं 4 है। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ रोज एंड ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये आपके पास कितना आ गया 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे एक और अलॉटमेंट की ज़रूरत है, तो हम एक और अलॉटमेंट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक अलॉटमेंट यहाँ पे कर देते हैं हम 0 की। ठीक है, हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, जिससे अपना कॉस्ट पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और यहाँ पे ये कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक अलॉटमेंट कर दी 0 कर दी। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें अलॉटमेंट करनी ही पड़ेगी क्योंकि इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 एंट्री दे दी, तो उससे अपनी कॉस्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद करना है CIJ। CIJ क्या होगा, देखिए जहाँ जहाँ पर अलॉटमेंट हुई है वहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर अलॉटमेंट हुई है उसको हम स्टार से डिनोट कर देंगे। ठीक है, CIJ आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, देखिए 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है।
तो आपके पास देखो अलॉटमेंट आपकी फर्स्ट में हुई है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आपके पास यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा, और यहाँ पे आपके पास 8 है। अब अगर हम सेकंड की चेक करें तो यहाँ 0 अलॉटमेंट की है तो इधर भी स्टार आएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ पर अलॉटमेंट हुई है तो 0 स्टार, 5 6 एंड स्टार, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यू आई। अब यू आई में हम क्या करते हैं, जहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुई है, ठीक है, हम उनको स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो यू आई प्लस वी जे, यू आई प्लस वी जे का जो काम करता है, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम मेथड भी करवाएं, बस आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए अगर इस टाइप के आ जाते हैं तो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में जो अलॉटमेंट हुई है वो कहाँ पे हुई है, 1 पर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पर, 5 पर। उसके बाद अलॉटमेंट नहीं हुई तो उसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपके पास अलॉटमेंट हुई है, कितनी है, 2 पर, इधर नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, इधर आपके पास आएगा 7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इज़ यू आई, और ये आपके पास क्या है, वी जे, ठीक है। ये आपके पास हो गया यू आई एंड ये आपके पास क्या हो गया, वी जे। तो अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, बोलिए जल्दी से, यहाँ पे क्या करना है, बोलिए। बोलो, यू आई और वी जे, बोलिए। कि जब हम इनको ऐड करें, यू आई प्लस वी जे करें, तो आपके पास यही मैट्रिक्स आपकी बननी चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूँ तो दोनों का सम करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हो, अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हो, ठीक है, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 एंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करें कि आपके पास 3 आ जाए, तो हम यहाँ पे 3 ही कर देते हैं, 3 + 0 3 आएगा ये, और वैसे इस पर आपका स्टार ही है तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, 5 + 0 5, ठीक है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 6, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यू आई और वी जे हो गया। अगर हम यहाँ पे यू आई प्लस वी जे करें तो क्या आएगा, यू आई प्लस वी जे, यू आई प्लस वी जे आपका हो जाएगा यहाँ पे इज स्टार स्टार स्टार, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 6, ओके, एंड दिस इज स्टार, और यहाँ पे आपके पास होगा 4 एंड यहाँ पे होगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा स्टार, ठीक है, ओके। यू आई प्लस वी जे करने पर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डी आई जे। तो डी आई जे क्या होता है, डी आई जे आपके पास होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपके पास आएगा स्टार 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 2 स्टार 1 0 स्टार, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास डी आई जे, अब इसकी जो एंट्रीज हैं, जो डी आई जे जो आपके पास ये मैट्रिक्स बनी है, यहाँ पे जो एंट्रीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया है तो वही आपके पास क्या होगी, ऑप्टिमल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज 57 ऑप्टिमल कॉस्ट, ओके। एक बार अगर आपने मेथड कर रखा है तो वो देख लेना, वैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है वैसे समझना तो ये, क्योंकि मैंने तो उसी के अकॉर्डिंग कर दिया कि जो मेथड होता है, पर इतना टाइम है नहीं कि हम मेथड भी करें साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द LPP मैक्सिमाइज 4x1 + 6x2 subject to x1 + x2 is less than equal to 8 and 2x1 + 3x2 is less than greater than equal to 18 and x1 is greater than equal to 6, x2 is unrestricted in sign, then the LPP has no optimal solution. Second is only one basic feasible solution and that is optimal. Third is more than one basic feasible solution and a unique optimal solution, and last is infinitely many optimal solution, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो आपके पास क्या आएगा,
सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि इक्वेशंस क्या है, x1 प्लस x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 8 एंड सेकंड आपके पास क्या है 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड उसके बाद क्या है x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाऊं तो यहाँ पे जो टेबल बनेगी ये क्या होगा x1 एंड x2। ठीक है, जब x2 को 0 रखोगे तो x1 8 आएगा, जब x1 को 0 रखोगे तो x2 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे टेबल बनाओगे आप तो ये क्या होगा x1 x2। ठीक है, जब x1 को 0 रखोगे तो x2 आपके पास 6 आ जाएगा, जब x2 को 0 रखोगे तो ये आपके पास 9 होगा। ठीक है, चलिए अब आप टेबल, अब ग्राफ देखिए आपके पास क्या बनेगा x1 एंड x2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, फर्स्ट है 8 एंड 0। ठीक है, तो 8 0 आपका यहाँ पे मान लीजिए इधर है 8 0। ठीक है, उसके बाद है 0 8, तो 0 8 आपका ये हो गया। ठीक है, 0 8 आपका ये हो गया, ये ओके, यहाँ पे ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग। अब सेकंड में है x1 जब 0 है तो ये 6, तो यहाँ पे होगा 0 6, उसके बाद है ये 9 0। ठीक है, तो लाइन आपकी ये होगी, ठीक है, लाइन आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद है x1 है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 6 आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, देखिए 6 आपका ये हो जाएगा 6 एंड 0, तो आपके पास एक लाइन हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन कौन सी लाइंस का 1 एंड 3 का जब इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट भी करोगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी x1 इज इक्वल टू 6 एंड x2 आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, जब आप 2 एंड 3 का जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो वहाँ पे x1 आपको 6 मिलेगा और x2 आपको 2 ही मिलेगा। जब आप 1 एंड 3 का 1 एंड 3 का तो फाइंड आउट कर लिया, 1 एंड 2 का जब आप फाइंड आउट करोगे तो x1 6 मिलेगा, x2 आपको 2, यानी कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपके पास है 6 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लाइन आपकी है उसका जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा, सेकंड का जो है वो आपका ओरिजिन से आउट होगा और ये भी आपका बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो फिजिबल रीजन है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिलेगा। तो बी ऑप्शन में क्या कहा है, ओनली वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड दैट इज ऑप्टिमल, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फॉर ए LPP एंड इट्स ड्यूअल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट है द ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज प्राइमल, जब आप ड्यूअल का ड्यूअल प्रॉब्लम वापस से फाइंड आउट करोगे वो आपके पास प्राइमल बनेगी, ये तो आपकी ट्रू है बट हमें फॉल्स बतानी है। सेकंड में इसने क्या कहा, सेकंड में कहा इफ द प्राइमल LPP हैज़ एन अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द ड्यूअल LPP इज इनफिजिबल, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। ठीक है, थर्ड में इसने कहा इफ द प्राइमल LPP इज इनफिजिबल देन द ड्यूअल LPP मस्ट हैव अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मस्ट की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, और हमें फॉल्स ही यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओके फॉल्स, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब डी ऑप्शन में क्या कहा, इफ़ द प्राइमल LPP हैज़ ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन द ड्यूअल LPP ऑल्सो हैज़ ए फाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है और ये बहुत ही काम आने वाली हैं। जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको माइंड में बैठा लेना। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सॉरी, ये क्वेश्चन वही है जो आपका 2018 में आया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है,
Consider the following transportation problem. The entries inside the cells denote per unit cost of transportation from the origin to the destinations. यहाँ पे हमें सप्लाई और डिमांड दी हुई है, तो अगर आप सप्लाई और डिमांड अगर आप इन दोनों को यहाँ पे देखोगे तो दोनों की जो एडिशन होगी वो सेम ही होगी, तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम हमें दी हुई है। द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी हम मिनिमम कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो सबसे मिनिमम वैल्यू है आपके पास वो यहाँ पे क्या है, सबसे मिनिमम आपकी यहाँ पे क्या है, जल्दी से बोलिए। सबसे मिनिमम आपकी है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 है। 20 और 30 में से मिनिमम आपके पास 20 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, इधर आपके पास 10 रह गया, तो ये आपकी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद मिनिमम है आपकी 7 है ना, उसके बाद मिनिमम आपके पास क्या है, नहीं 5 आपके पास मिनिमम है, तो यहाँ पे 30 और 60 में मिनिमम है 30, तो ये कैंसिल, इधर आपके पास 30 रहेगा, तो ये भी यहाँ से कंप्लीट डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद मिनिमम आपके पास क्या है 7, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 30, तो ये यहाँ पे आपके पास रह गया 20, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद मिनिमम आपके पास है 8, तो यहाँ से आपके पास 10 आ गया, तो इधर आपके पास 10 रहेगा, तो ये आपका कंप्लीट ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी क्या आ गया 10, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कॉस्ट क्या आ गई, यहाँ से जो मिनिमम कॉस्ट होगी, कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी, देखो जो पीछे वाला था उसमें मैंने कहा था कि वहाँ पे एक और मिल सकता है ना, जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जीरो वहाँ पे आई हुई थी। अगर सारी की सारी एंट्री मैट्रिक्स में नॉन जीरो है तब हम बोल देंगे कि यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वहाँ पे इक्वालिटी भी थी तो एक और मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है हमें UI और VJ, और VJ हमें देखना है। चलिए आपके पास जहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुई है, जहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुई है उसको हम स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में अलॉटमेंट नहीं हुई स्टार, सेकंड में हुई है 3 स्टार एंड स्टार स्टार 5, यहाँ पे आ जाएगा 8 9 7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है UI और ये आपके पास क्या है VJ, ठीक है, UI एंड VJ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें ये आपका मैक्सिमम 8 9 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हम यहाँ पे 8 में क्या ऐड करें कि ओके सेकंड के लिए देख लेते हैं, हम यहाँ पे 9 में क्या ऐड करें कि आपके पास 3 आ जाए, तो हम यहाँ पे -6 कर देते हैं, तो 9 - 6 क्या आएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करें कि 5 आ जाए, तो सॉरी यहाँ पे थर्ड के लिए हम अगर 9 + 0 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ तो यहाँ पे 7 - 2 5 हो जाएगा, ओके। एंड 9 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब UI + VJ आपके पास क्या आ गया, UI + VJ जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे क्या आएगा 8 - 6 है ना, इधर आपके पास ये 2 हो गया, तो यहाँ पे स्टार हो गया, और यहाँ पे क्या होगा इज 7 - 6, ठीक है, 7 - 6, तो यहाँ पे 1 हो गया, और इधर 8 - 2 तो 6 आ गया, और इधर 9 - 2 7 हो गया, तो इधर स्टार हो गया, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे भी स्टार, और यहाँ पे भी स्टार, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या बन गई यहाँ पे 2 स्टार 1 6 7 स्टार 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 स्टार, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई UI + VJ। अब CIJ क्या होगा, CIJ आपके पास क्या है इज CIJ, ओके जहाँ पर अलॉटमेंट हुई है उसको स्टार से डिनोट कर दीजिए, तो ये होगा 4, यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे क्या है 6 है ना CIJ, और यहाँ पे क्या होगा 7 10
स्टार, आप एक बार मेथड भी देख लेना, ठीक है, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में होता ही है। अब उसके बाद डी आई जे बोली मेरे को जल्दी से, पिछले क्वेश्चन में भी किया है हमने। डी आई जे क्या होगा यहाँ से, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 स्टार 5 1 3 स्टार 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 स्टार। अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो एंट्रीज हैं डी आई जी की सारी क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब है कि इसके पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट वहाँ पे जीरो आया हुआ था, तो इसका मतलब था एक और सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट जब हमने स्टार्टिंग में अलॉटमेंट की थी, वहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 3 × 20, ओके, 3 × 20 प्लस 5 × 30 प्लस 8 × 10 प्लस 9 × 10 प्लस 7 × 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 590, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 590, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 2017 का। कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज के x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ x स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव LPP with k is equal to 2, then the largest value of k for which x star remain optimal equals, okay। हमें यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, जिसके लिए x स्टार आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहे, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ तो आपका क्या बनेगा, इज x1 एंड x2, ठीक है। तो आपके पास क्या है इक्वेशंस, इक्वेशन है x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड है 2x1 + 3x2, 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेबल बनेगी क्या होगी, इज x1 x2। तो यहाँ से जब x1 को 0 रखोगे x2 1, जब x2 को 0 रखोगे तो x1 1। अब यहाँ पे क्या आएगी टेबल, यहाँ पे आएगी x1 x2, ठीक है। जब x1 को 0 रखोगे तो x2 1/3, जब x2 को 0 रखोगे तो x1 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, फर्स्ट आपका ये हो जाएगा 1 0 और ये क्या होगा 0 1, ठीक है। तो आपके पास ये लाइन आ गई, ये तो फर्स्ट के लिए हो गई। सेकंड के लिए क्या है कि x1 0 और ये आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है, सेकंड। तो जो कॉमन रीजन होगा ये हो जाएगा, ये पॉइंट्स होंगे जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। तो पॉइंट्स आपके पास क्या है, देखिए z@0 0, z@0 क्या आएगा 0, z@1/2 0, तो ये क्या होगा k/2 एंड z@0 1/3, तो ये क्या होगा 5/3। अब अगर मैं k की जगह पे 2 रखूँ, इफ़ k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा z@1/2 0, तो ये आपके पास 1 होगा विच इज़ लेस देन 5/3, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो आपके पास क्या होगी 5/3 एट 0 1/3। तो ये आपके पास हो गया x1 स्टार और ये आपके पास हो गया x2 स्टार। बट इसने कहा है कि हम k की क्या वैल्यू लें, k की लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, k की लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहे, है ना। तो देखिए अगर हम इसको देखें, ये तो हमेशा आपका क्या रहने वाला है, लेस देन रहेगा 5/3। बट यहाँ पे जो k/2 है, k/2 आपका कि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या रहेगी कि ये 5/3 से लेस रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, k इज़ लेस देन 10/3, है ना, k इज़ लेस देन इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम वैल्यू इज 10/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 10/3, यानी कि यहाँ से आपके पास आ गया
3.33। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 2017 का भी। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो